हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एविजन इंस्टीट्यूट। दिस इज पवन वर्मा और हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल जो आपकी 2023 में होने वाली है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर, जैसे कि आपको पता होगा कि 2018 से आपका जो एसएससी सीजीएल का पेपर है वो टीसीएस बना रहा है, यानी कि टीसीएस पैटर्न अपने तरीके से बनाता है। तो उसके बीच में जो एग्जाम हुआ है लाइक 2018 से, राइट, 2018 से 2022 तक जो भी अभी तक एग्जाम हुआ है ये सारे टीसीएस पेपर बनाता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 2018 से लेके 2022 तक का जितने भी आपके पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न के ऊपर मिलेगा और आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से एसएससी सीजीएल जो है क्वेश्चन पूछता है आपके टीयर 1 में, टायर 1 में या प्रीलिम्स के पेपर में, राइट। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और मैं ये करूंगा कि इसमें एडवांस और अरिथमेटिक दोनों मिक्सअप होगा। जितने भी सवाल हम लोग देखेंगे एक एक वीडियो में, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आएगा आप कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा और 1 मिनट के समय में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। नहीं तो एटलीस्ट कम से कम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। ये दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूं, लेट्स से दिस टाइप, या फिर इसको ऐसे रखते हैं। चलिए, और इसके लिए मैं आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि एसएससी सीजीएल 2022 में ये सवाल पूछा गया हुआ है 2022 में। और आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट का टाइम, आप क्वेश्चन को कम से कम अच्छे से पढ़ें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद मैं हूं आपके साथ सॉल्व करने के लिए। ओके, आई होप कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा। क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है? तो क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड है, राइट। कह रहा है कि डिसऑनेस्ट मर्चेंट, बेईमान बिजनेसमैन, राइट। A dishonest merchant sells goods at 12.5% loss. 12.5% लॉस में बेचता है ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है उसके ऊपर 12.5% लॉस में बेचता है, बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। मतलब 36 ग्राम की जगह पे, जैसे 36 ग्राम देना होता है लेकिन उसके जगह पे वो 28 ग्राम देता है ना। हिंदी में भी लिखा है कि लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है। तो उसका लाभ या हानि, यानी कि उसकी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताइए कि कितना होगा। देखिए, ऐसे सवालों में क्या होता है कि पहले तो आपको बता रहा है कि 1/8 मतलब 12.5% मतलब क्या हो गया? 12.5% मतलब हो गया कि 1/8 के लॉस में बेच रहा है जो भी कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, और 36 ग्राम की जगह पे 28 ग्राम दे रहा है। तो मैं अगर इसी को देखूं, मेरा अगर क्वांटिटी सेम होता तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होता, बट मैं कह रहा हूं कि 36 ग्राम देना था लेकिन दे कितना रहा है? 28 ग्राम दे रहा है। कितना कम दे रहा है ये देख लो पहले। तो देख रहे कि 8 ग्राम कम दे रहा है ना। मतलब ओरिजिनल वेट 36 ग्राम देना था लेकिन 28 ही दे रहा है। तो कितना कम दे रहा है? 8 ग्राम कम दे रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 8 ग्राम कम दे रहा है वो कितना पार्ट या कितना, जैसे कि मैं कहता हूं कि 8/36, तो कितना पार्ट कम दे रहा है। तो ये आप अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 2 and 9, 2/9 पार्ट कम दे रहा है। मतलब ऐसा हो गया कि ओरिजिनल देना था उसको 9 लेकिन वो 2 कम देता है, मतलब 7 देता है। इन दोनों का रेशियो भी आप देख सकते हैं। इसका रेशियो भी देखोगे तो दिस इज 4 के टेबल में 7 टाइम्स, दिस इज 9 टाइम्स, यानी कि 9 देना था, दे रहा है कितना? 7। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि चलो 9 देना था, दे रहा है 7। तो इसको इस तरीके से समझो कि 9 यूनिट की प्राइस, मैं कहता हूं 9 यूनिट की प्राइस थी लेट से 9 रुपीज। ठीक है, 1 यूनिट का 1 रुपया, तो 9 यूनिट का 9 रुपया। लेकिन दे कितना रहा है? 7 यूनिट। 7 यूनिट दे रहा है, तो 7 यूनिट की प्राइस उस शॉपकीपर के लिए क्या होगा? शॉपकीपर के लिए 7 रुपीज होगा, है ना। 1 यूनिट अगर 1 रुपए का है तो 7 यूनिट 7 रुपए का होगा। लेकिन वहां पे कह रहा है मुझे क्वेश्चन में कि वो इस पे 12.5% के लॉस पे देता है। मतलब यहाँ पे 12.5% लॉस करता है वो। तो 12.5% का वैल्यू हमने देखा कि 1/8 होता है, राइट। 1/8, तो 1/8
से इसको अगर करने जाओगे तो मल्टीप्लीकेशन जो आएगा वो मतलब जो कैलकुलेशन करेंगे ना 1/8 ऑफ 7 करोगे तो पॉइंट में आना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसको 8 टाइम्स कर देते हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि 9 यूनिट की प्राइस कितनी 72 रुपीज, 8 टाइम्स कर दिया मैंने। फिर 7 यूनिट की प्राइस कितनी हो जाएगी, तो इसको भी 8 टाइम्स कर देते हैं, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कर देते हैं। हाँ, तो ना 72 रुपीज ओरिजिनल प्राइस था 9 यूनिट का, तो 7 यूनिट का ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 56 रुपीज। 56 रुपीज में 1/8 का लॉस कर रहा है, समझ आ रहा है? तो 56 रुपीज में 1/8 का 56 इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है। अब उसमें लॉस कितना कर रहे हैं, तो लॉस 1/8 कर रहे हैं, तो 1/8 ऑफ 56 तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो इसका 8 निकालोगे तो 8 आएगा, यानी कि कितना आएगा 48। 56 का 1/8 करना है, राइट? इसको कैंसिल आउट करोगे तो 7 टाइम्स, तो 7 रुपीज का लॉस कर रहा है, राइट? 7 रुपीज का लॉस कर रहा है, तो कितने में बेच रहा है, 49 में बेच रहा है। तो यहाँ पे लॉस कितने का कर रहा है, 7 रुपीज का लॉस कर रहा है, 7 रुपीज का। तो 7 इज व्हाट पार्ट ऑफ 56, तो ये आएगा आपका 1/8, 1/8, है ना? समझ आया पॉइंट क्या हुआ? मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया कि मुझे लॉस करके बेचना है ना, लॉस करके बेचना है, तो मैंने पहले आपको कहा कि 1 यूनिट की प्राइस अगर मैं 1 यूनिट की प्राइस अगर 1 रुपया लेता हूं तो 9 यूनिट की प्राइस 9 रुपए, कॉस्ट प्राइस सीपी। तो 7 यूनिट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 7 रुपए। तो अब इसमें 12.5% का लॉस कर रहा है, तो 12.5% को जब मैंने देखा तो 1/8 होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो 7 को 1/8 जब करने जाओगे तो पॉइंट में वैल्यूज आने शुरू हो जाएगी, तो इसको पॉइंट में नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया, यानी कि 72 रुपीज का 9 यूनिट था, तो 56 रुपीज का 7 यूनिट होगा, तो 56 रुपीज का 7 यूनिट होगा, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 56, कॉस्ट प्राइस हो गया 56 और लॉस कर रहे हैं 1/8, तो 56 का 1/8 हो जाता है 7, तो 7 रुपए का लॉस करेगा, तो बेचा कितने में, 49 में, तो 7 रुपए का लॉस कर रहा है, तो 7 इज व्हाट पार्ट ऑफ 56 प्रॉफिट या लॉस करके बेच रहा है, तो 7 इज व्हाट पार्ट ऑफ 56, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितना, 1/8, 1/8 मतलब 12.5%, 12.5%, यहाँ पे 12.5% की गेन लिखी हुई है, मतलब 56 रुपीज का सामान को वो दे रहा है 12.5% लॉस में, यानी कि 49 रुपीज में दे रहा है, 49 रुपीज में दे रहा है, तो मेरे 12.5% गेन लिखा हुआ है। ओके, 56 रुपीज के सामान को वो 1/8% के लेस में दे रहा है, यानी कि वो 49 रुपीज में दे रहा है और 7 यूनिट दे रहा है, तो यहाँ पे गेन लिखा हुआ है ऑप्शन में, यहाँ पे वेल 12.5% आ रहा है वैसे हमारा आंसर, 12.5% यहाँ पे गेन लिखा हुआ है, तो उसको चेक कर लेना गेन होगा कि लॉस होगा, ठीक है? तो ये सवाल को इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पे लॉस होना चाहिए था लेकिन ऑप्शन में गेन लिखा हुआ है, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सेकेंड क्वेश्चन को आप देखें, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं। बड़ा आसान सा सवाल है जो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है, यहाँ पे लिखा है हमने, राइट? तो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है, तो इसको देखिए, टाइम आपका चल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि क्या हुआ, क्या किस बारे में कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन टू नंबर, 2 नंबर है अलग अलग, उसके HCF दिया हुआ है 12, ओके फाइन। Which one of the following can never be their LCM, least common, right? HCF दिया हुआ है 12, 2 नंबर का, किसी भी 2 नंबर का HCF दिया हुआ है 12, तो LCM जो होगी वो 12 के मल्टीपल में ही होगी। तो मुझे बोल रहा है कि ऑप्शन में से, यानी कि ऑप्शन मेरे पास ये है, तो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, कौन सी ऐसी नंबर होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जो एलसीएम होगा ना, वो एलसीएम भी 12 के मल्टीपल में होगा, 12 के मल्टीपल में होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 12 के मल्टीपल में नहीं है? 72 12 के मल्टीपल पे है, तो ये नहीं होगा आंसर। हमें बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम,
60 भी 12 के मल्टीपल पे है तो ये भी नहीं होगा। 90 12 के मल्टीपल पे नहीं है तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 84 भी 12 के मल्टीपल पे है तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप ये कर पाएंगे। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसके ऊपर ये है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं कि अगर आपको दो नंबर का कोई भी दो नंबर है उसका एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ अगर गिवन है, जैसे यहाँ पे 12 गिवन था तो एलसीएम भी उसी का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल होगा। तो हमारा 90 ऐसा नंबर मिल रहा है जो उसके मल्टीपल पे नहीं है। तो हमें वही पूछना था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। तो एलसीएम कौन सी नहीं होगी? 90 नहीं होगी। फाइन, इजी सवाल थे, इस पे आपको ज्यादा टाइम देना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए ये ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड है, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ साथ इसके ऊपर जो चीजें हुई है मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। कह रहा है कि टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। दो सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, इसको मैं फ्रेम का कलर ले लेता हूं, लेट्स से ऑरेंज कलर। फाइन, ठीक है, ठीक है। और फिर एक और सर्कल ले लेता हूं, क्लोन कर लेता हूं मैं इसका, और इस सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको समझ आए। तो दो सर्कल है, इसको डिलीट करो, इसको पकड़ो। दो सर्कल है, एक पॉइंट पी पे मिलता है, तो पॉइंट पी हो गया मेरा ये पॉइंट जहां पे ये मिल रहा है। मैं इसको पॉइंट पी दे देता हूं, दिस इज द पॉइंट पी। कह रहा है कि टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। अब कहता है कि ए बी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल। दो सर्कल है, दोनों का टेंजेंट है। क्या टेंजेंट है? ए और बी। ए और बी, मैं यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। सपोज मैं यहां से इसको ड्रॉ कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर लेते हैं। ये टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट जो एक्सटर्नल एक पॉइंट को टच करता है सर्कल को, ठीक है। इसका फ्रेम का कलर मैं चेंज करके कर लेता हूं, लेट्स से ग्रीन, ठीक है, ठीक है। तो जैसा है, जैसे कि पॉइंट ए बी, इसका नाम देता हूं मैं पॉइंट ए, इसका नाम देता हूं मैं पॉइंट ए, इसका नाम दे देता हूं पॉइंट बी। तो कह रहा है कि टू सर्कल टचेस ईच अदर एट एक्सटर्नली पॉइंट पी। एक पॉइंट पी पे टच करता है। ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल। ए और बी एक टेंजेंट है जो दोनों सर्कल को टच कर रहा है। टेंजेंट मतलब एक्सटर्नल पॉइंट को टच करता है। ए एंड बी आर कॉमन, A and B are points of contact and PAB points of contact। मतलब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कह रहा है कि A and B are points of contact। मतलब क्या है इसका? A और B दो बिंदु सीधी अभिनिष्ठ स्पर्श रेखा है और A B स्पर्श बिंदु है, और PAB यानी कि हमें एक एंगल दे रहा है, एंगल PAB। एंगल PAB इज 40 डिग्री, देन मेजर ऑफ PABP। अच्छा देखो, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, समझना। इस पॉइंट से ये पॉइंट को टच कर रहा हूं मैं, ठीक है। कलर में क्या रखूं? व्हाइट रख देता हूं। और फिर इस पॉइंट से फिर एक लाइन लेता हूं। अरे यार, इसको कर देते हैं अंडू, और ये लेकर यहां से यहां मिला देता हूं। इसी तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड पी ए बी यानी कि पी ए बी इज 40 डिग्री, ये गिवन है। मैं यहाँ पे लेट्स से ये कलर यूज कर लेता हूं। कह रहा हूं कि ये जो एंगल है, ये डायग्राम आपको समझ में आया कि डायग्राम क्या कर रहा हूं मैं? डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, है ना। बड़ा हो सकती है ये,
अच्छा छोड़ो, नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि हमें दिया हुआ है एंगल पी ए बी इज 40, पी ए बी ये गिवन है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है कि मेजर ऑफ ए बी पी, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। आई होप कि क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा क्या हो रहा है। तो हमें बता रहा है कि भाई ये एंगल कितना होगा बताइए। तो देखिए एक डायरेक्ट थ्योरम है, डायरेक्ट थ्योरम है। थ्योरम कहता क्या है कि व्हेन टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, जैसे कि यहाँ पे एक्सटर्नली पॉइंट पी पे टच कर रहा है, एंड देयर इज अ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, जब ऐसा होता है, राइट, जब पॉइंट क्या कहता है, मेरा एक थ्योरम है, क्या कहता है, कहता है कि व्हेन टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी, जैसे कि यहां पे दिया भाई पॉइंट पी पर टच कर रहा है, देन एंड टेंजेंट एंड अ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल टचेस दैट एक्सटर्नल पॉइंट पी, अगर ये दोनों जो टेंजेंट जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट से जो जो दोनों टेंजेंट है, जैसे कि मेरी बात को समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दो बात कही मैंने कि जहां पे मेरा दोनों सर्कल टच हो रहा है, ठीक है, और टेंजेंट जो टच हो रहा है सर्कल का, उस पॉइंट से उस सर्कल के टचिंग पॉइंट को दोनों पॉइंट अगर टच करता है तो क्या होता है पता है, वो जो एंगल बनाता है, वो जो एंगल बनाता है, राइट, ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल हमेशा आपका 90 डिग्री होता है। दिस इज द थ्योरम, दिस इज द थ्योरम। तो आप देखो तो ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल बनती है, एक ट्रायंगल बन रही है। इस मेरा थ्योरम समझ में आया होगा कि क्या कह रहा हूं, कि जो दो सर्कल थी एक पॉइंट पे टच हो रही थी इस पॉइंट पे, और इसका टेंजेंट अगर खींचता हूं तो टेंजेंट से इस पॉइंट को टच करता हूं तो ये जो एंगल बनेगी वो 90 डिग्री की बनेगी। दिस इज द थ्योरम, दिस इज द थ्योरम। देन वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी। तो हम ट्रायंगल किसकी बात करेंगे, कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, हम ट्रायंगल ए बी पी की बात करते हैं। और हमें पता है कि एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये 40 डिग्री गिवन था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गिवन था, और मुझे इस थ्योरम से पता चल गया कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो 40 प्लस 9 मेरे को पता है तीनों एंगल मिलाकर, राइट, तो मैं तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से एक है 40 डिग्री, एक है 90 डिग्री। तो तीसरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस 90 इज 130, 130 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। एंगल ए बी पी की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। ऑप्शन हमारे पास सी यानी कि 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे थ्योरम्स पे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो थ्योरम आपको ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसे कई सारे थ्योरम होते हैं, है ना। हाँ, ट्रायंगल के अलग होते हैं, सर्कल के अलग होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अलग होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में भी जैसे कि रोम्बस हो गया या फिर ट्रेपेजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो बहुत सारे होते हैं और ये जरूरी है आपके एसएससी सीजीएल के लिए। तो ये एक सवाल था जिसपे हमने कंक्लूजन दिया आपको। आई होप कि आपको समझ आई होगी, राइट। ये भी आपके 2022 के पेपर में पूछा गया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2022 में ये पूछा गया हुआ है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्या करना है मैं आपसे ये करूंगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, और ये सवाल भी आपके 2022 में पूछा गया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया हुआ है। कह रहा था मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज व्हाट। मीन प्रोपोर्शन मतलब जैसे कि आप देखो सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें। a is to b is equal to c is to d। हाँ, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो मैं कहता हूं कि भाई ये होता क्या है, a by b is equal to c by d। और a और d की यानी कि इसकी वैल्यू गिवन है, जैसे इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 169 और इसकी वैल्यू गिवन है दैट इज 144। तो व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शन, यानी कि मीन प्रोपोर्शन मतलब कहने का मतलब अगर बी और सी को अगर देखा जाए तो ये दोनों नहीं पता है, मैं यहाँ पे x लिख देता हूं, यहाँ x यहाँ पे x, तब जाके मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा ये, राइट।
यहाँ पे x, तो a और d की वैल्यू मालूम है, तो हम कहते हैं 169 बाई x इज इक्वल टू x बाई व्हाट 144। तो x स्क्वायर मीन प्रोपोर्शन निकालनी है, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 इंटू 144, और x की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, डायरेक्टली स्क्वायर रूट कर सकते हैं ना आप, क्योंकि x की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, 13 into 12 is 156. This was the question asked in 2022. बताओ 156 इस ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। राइट, इजी है। आप ये सब सवालों में मैं आपको ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये करने का ये पता होना चाहिए, तभी आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी। और ऐसे ऐसे सवाल आपको एसएससी पेपर में देखने को मिलता है, मैं बोल रहा हूँ बार बार ये बातें कि मिलता है देखने को। तो आप लकी इनफ होंगे जब आपको ये दिखेगा और तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक और सवाल आया हुआ है, ज्योमेट्री का है शायद, क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन कहता है कि एक आयत है, आयत मतलब हो गया रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल है, यहाँ पे दे रहा है। तो कह रहा है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। एक रेक्टेंगल है, मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं, ये एक रेक्टेंगल है ये, ठीक है। अब इसका L एंड B की बात कर रहा है, दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ। तो कह रहा है कि लेंथ एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 8%, लेंथ को मैं 8% से इंक्रीज कर देता हूं और ब्रेथ को मैं 5% से इंक्रीज कर दूंगा, है ना। तो फिर क्या होगा, रेस्पेक्टिवली बाय हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल रेज। आप देखो जब परसेंटेज इंक्रीज करोगे, कुछ परसेंटेज जब आप इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 8% ये बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा ना, बढ़ेगा। और आप ब्रेथ को भी 5% बढ़ा रहे हो तो ये भी कुछ बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, अरे यार ये भी बढ़ गया, राइट। हाँ इस तरीके से फिर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बताओ। यहां से ऐसे करके जब आप देखोगे तो एरिया बढ़ रहा है रेक्टेंगल का, तो आपको बताना है कि कितना परसेंट इसकी एरिया बढ़ी है। पहले ओरिजिनल रेक्टेंगल मेरा ये था, अब जब हमने 5% और 8% लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 8% थोड़ा बढ़ा, ये 5% बढ़ा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज होगा। तो कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो हम जानते हैं कि L इंटू बी होता है इसका एरिया। हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो L इंटू बी होता है। सिंपल सा सवाल था। तो 8% को ब्रेक करना है, 8% को जब ब्रेक करते हैं तो मेरे पास आता है 2/25, और 5% को जब ब्रेक करते हैं तो आता है 1/20। तो हम पहले इनिशियल एरिया देखेंगे, तो इनिशियल एरिया के लिए हम कहेंगे इनिशियल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी, तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है ना 25 और 20 उसको लेते हूं मैं, L की वैल्यू 25 लूंगा, B की वैल्यू 20 लेता हूं। इनिशियल मैं कोई वैल्यू एज्यूम करूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली यहां से बोलूंगा कि L की वैल्यू को इनिशियली 25 लेता हूं और B की वैल्यू को इनिशियल वैल्यू 20 लेता हूं, तो एरिया हो जाएगा 25 इंटू 20, कितना हो जाएगा, तो 500 हो जाएगा एरिया। अब इंक्रीज्ड एरिया की बात करते हैं, वापस से हम इंक्रीज्ड एरिया की बात करते हैं। आप तो इंक्रीज्ड एरिया की जब बात करा जाएगा तो आप देखेंगे कि L की 8% बढ़ानी है, तो मुझे ये फ्रैक्शन से पता चलता है कि 25 का 8% कितना होता है, 2 होता है। तो 25 में 2 ऐड करेंगे तो L कितना बन जाएगा, L बन जाएगा 27, ठीक है। अब ब्रेथ को भी 5% बढ़ाना है, तो 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 21। तो हमें ये करना है, एरिया पहले मेरा 500 था, अब कितना हो जाएगा, तो 21 इंटू 27, 21 7 जा 147, कैरी 14, 21 2 जा 42 प्लस 14 इज 56, यानी कि पहले मेरी एरिया थी 500, अब एरिया हो गई है 567, तो इंक्रीज कितने का हुआ है 67,
67 का इंक्रीज किस पे हुआ है? तो 500 पे। तो परसेंटेज इंटू 100 करोगे तो 0 कट जाएगा, 5 से कैंसिल आउट कर दो तो 13 पॉइंट, हाउ मच रिमाइंडर इज 2, यानी कि 13.4% का इंक्रीमेंट हो जाएगा एरिया में। दिस इज आवर आंसर। 13.4% मतलब ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे सवाल के लिए डायग्राम बनाना जरूरी है नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस इतना करेंगे पहले। ऐसे सवालों के लिए आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम इसका आंसर पता कर सकते हैं। 5 तो ये हो गया। एक और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फिर ये सारे सवाल पूछे गए हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, आप कॉन्फिडेंट अपना बिल्ड करें कि हाँ ऐसा सवाल पूछा जाता है तो हम कितना आसानी से ये कर सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर सवाल है। क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देना है। आपको वैल्यू पता होना चाहिए, वैल्यू पता होना चाहिए। लिखा गया है cos 45 बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2, सिंपल सी। sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है? sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cosec 30 की 2। दैट्स इट। आप इसको सॉल्व कर देना है, बस इसको सॉल्व करना है, जो ऑप्शन में आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो √3 यहाँ आएगा, 2 + 2√3 हो जाएगी। और करता हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूं फिलहाल। 1/√2 तो ऊपर है ही है, एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3। √3 ऊपर जाएगा और √2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? इसके बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मैं कहता हूँ √3 ऊपर जाएगा, फाइन। और मेरे पास हो जाएगा √2 2 + 2√3। अब यहां पे कॉमन क्या कर सकते हैं आप? यहां पे कॉमन क्या कर सकते हैं आप? तो यहां पे कॉमन मैं ऐसा कर सकता हूं कि 2 को बाहर निकाल देता हूं। जब मैं 2 को बाहर निकालता हूं तो ऊपर की वैल्यू तो √3 है ही, ये हो जाएगा 2√2 और ये हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1 ऐसे बाहर, मतलब अंदर की तरफ रह गया। अब इसको रैशनलाइज करते हैं। मैं रैशनलाइज यहां कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास था √3/2√2 और मेरे पास है √3 + 1, ठीक है, ओके। और जब इसको रैशनलाइज करता हूं तो मैं कहता हूं कि √3 - 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और √3 - 1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा? तो ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - √3, ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - √3 divided by, this will be like 2√2 and 3 √3 √3 3 minus 1, 3 minus 1 is √2, कितना? 3 minus 1, 3 minus 1 is 2, so this will be 4√2, 4√2 into 2, हाँ ठीक है, ये आ गया इतना सारा। अब हम कह रहे हैं कि मेरे पास हो गया ये 4√2, आगे लिख लेता हूं मैं, 3 minus √3 by 4√2, और √2 आ गया है तो √2 मेरे को डिनोमिनेटर में कहीं नहीं दिख रहा, ऑप्शन में देखो 8 दिख रहा है। तो मैं क्या कहता हूँ, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस विल बी 3√2 एंड दिस विल बी √6। आंसर अब दिख रहा होगा आपको, 3√2 minus √6 divided by 2, √2 is 2 into 4 is 8। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है ये, 3√2 minus √6, ऑप्शन बी हमारा आंसर, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाता है। आपको बस वैल्यू पुट करना था और कैलकुलेशन कर देना था। तो इतना सारा स्टेप मैं तो आपको बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ तो लिख रहा हूँ। एग्जाम में मैं डायरेक्टली इस स्टेप को स्किप करूंगा, मतलब डायरेक्टली आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि √3 यहाँ आएगा, √3 ऊपर जाएगा, √2 नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकते हैं। उसके बाद रैशनलाइज, डायरेक्टली यहाँ पहुंचने के बाद भी आप ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, मतलब वो मतलब स्मार्ट वर्क हो गया कि कितना जल्दी आप चीजों को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। इसको हिंदी में लिखा नहीं था, बस हमने लिखा है सिंप्लीफाई दिस वन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, 2022 में ये भी पूछा गया हुआ है। 2022 का एक ही शिफ्ट का पेपर के मतलब जो पेपर था वो एक ही शिफ्ट में जो पूछा गया था वो सारे सवाल मैंने उठा के लाए, ठीक है। हाँ, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 अगेन।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइजर ऑफ, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा फॉलोइंग नंबर है इसमें से जो इसका डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड कर देगा, डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मुझे कहता है कि अगर x के पावर पे n है और फिर -1 है, इस तरीके से है ना, x के पावर पे n है -1 है, तो ये जो है ना ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा x + 1 से। कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो n है ना, ये जो n है ना, ये n को इवन होना पड़ेगा। कंडीशन ये है, छोटी सी पॉइंट है, अगर आप याद रखेंगे तो आप इस तरीके के सवाल को आराम से कर पाएंगे। छोटी सी पॉइंट है, कह रहे हैं कि x के पावर पे n-1 ऐसा नंबर दिया हुआ है मेरे पास, जैसे कि x बोल रहा हूं 49, n बोल रहा हूं 15, -1 है, तो ये डिवाइड किससे होगा, ये डिवाइड x + 1 से हो जाएगा, यानी कि 49 + 1 50 से हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि n की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इवन में होनी चाहिए, लेकिन n की वैल्यू ऑड है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है ना, तो ये 50 इसका आंसर होगा नहीं, 50 तो आंसर होगा नहीं क्योंकि वो ऑड हो गया, राइट। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो मुझे पता है कि 49 के पावर पे 15 है, -1 है, तो 49 को अगर देखा जाए तो 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब जब इसको 7 का स्क्वायर देख रहे हैं तो 15 टू जा कितना हो जाता है, तो 15 टू जा हो जाता है 7 के पावर पे 30 -1। अब बताइए कि ये किससे डिवाइड होगा, अब 30 n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू इवन हो गई ना तो n की वैल्यू इवन हो गई, और मतलब मैं लिखा हुआ है कि x पावर n -1, तो x पावर n मतलब 7 पावर 30 -1, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूं x + 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 7 + 1, यानी कि x + 1 कहने का मतलब क्या हो गया, 7 + 1, तो 7 + 1 मतलब 8 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाता है 8, डायरेक्टली ऑप्शन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर पता होगा तो आप इन सब चीजों को कर पाओगे, मैं कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी कर पाओगे, और ऐसे सवाल मैं बहुत सारे लेके आते रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा डेली आ जाए हमारी एक वीडियो जिसमें से आपको 5, 7, 10 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पता चलता जाए, और आप अगर एग्जाम में ऐसा सवाल देखते हो तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था, सर ने बताया था कि ऐसे ऐसे करेंगे, शॉर्ट में आंसर हो जाएगा। बस ये कंडीशन याद रखनी है हमें। कंडीशन क्या है कि n इवन में होना चाहिए, तभी x + 1 इससे डिवाइड कर देगा, x + 1 डिवाइड कर देगा कभी, जब n इवन होगा तब। n इवन नहीं है तो n को इवन बनाया मैंने यहाँ पे, 49 दिखा मुझे, तो 49 7 का स्क्वायर होता है 2 × 15, और कोई भी ऑड नंबर हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन हो ही जाएगा, तो हमारा आंसर हो गया 7 + 1, दैट इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, या डिवाइजर ऑफ दिस नंबर इज 8, तो दिस इज योर आंसर, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी कि क्या चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया था आपके सामने, और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, बस आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहें, प्रिपेयर हार्ड, जो भी हो एग्जाम, आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा कि आप एग्जाम में एक अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा एक आइडिया बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने जो एग्जाम दे के आया हूँ मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं अच्छा करके आया हूँ। अगर जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उनके लिए तो ये सब चीजें मालूम ही होगा, जो नए एस्पिरेंट है, जो नए फॉर्म मतलब इस साल अप्लाई किए हैं, उनके लिए है कि आप इस चीजों को अप्लाई करके मतलब याद रख के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो मैं फिर मिलूंगा और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके सामने, और भी नए टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझा पाऊं, चाहे वो ज्योमेट्री का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, या फिर नंबर सिस्टम हो, या फिर कोई भी चैप्टर से हो, हम लोग एडवांस और अरिथमेटिक दोनों को मिलाकर करते रहें। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।